हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और जैसा आपको पता है कि हम बेटा रेंज के सवालों को सॉल्व कर रहे थे। हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस में रेंज कैसे निकालते हैं ये देख रहे थे। और हमने टाइप 1 उसमें करा था, जिसमें क्या था, जिसमें था कि अगर आर्ग्यूमेंट साइन और कॉस का सेम हो, अगर आर्ग्यूमेंट साइन और कॉस का सेम हो, मान लीजिए आपके पास a sin x प्लस b cos x नाम की कोई चीज़ हो, तो उसकी जो रेंज होती है बेटा, हमने उसके कैलकुलेशन में देखा था, उसकी रेंज आती है -√a² प्लस b² से लेकर +√a² प्लस b² तक। ये वाली चीज़ हमने करी थी। आज बेटा हम टाइप 2 और टाइप 3 पूरा का पूरा रेंज देखेंगे, अलग तरीके के सवाल होंगे एंड आई एम श्योर कि बहुत ही आपको बच्चों मज़ा आने वाला है। ठीक है, सो अपन बेटा टाइप 2 देखते हैं। सेकेंड टाइप में क्या लिखा है? सेकेंड टाइप है व्हेन द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन आर डिफरेंट। पिछले वाले में आर्ग्यूमेंट सेम था, इसमें अलग है। व्हेन द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन, व्हेन द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन आर डिफरेंट, अगर उनके आर्ग्यूमेंट अलग होंगे, ठीक है ना, अगर उनके आर्ग्यूमेंट अलग होंगे तो वो टाइप 2 का सवाल होगा। या इसको आप और इस तरीके से भी बोल सकते हैं, और साइन एंड कॉस, और साइन एंड कॉस appears in quadratic form, और sin and cos appears in quadratic form। ये इसका मतलब है, या तो साइन और कोसाइन का आर्ग्यूमेंट अलग हो या साइन और कॉस क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अपीयर करे। ठीक है, जैसे इसमें मैं आपको बेटा एक सवाल से सिखाता हूँ, सवाल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है y = cos 2x प्लस 3 sin x। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये सवाल है, y = cos 2x प्लस 3 sin x। अब अगर आप ध्यान से बेटा इस सवाल को देखेंगे, cos 2x प्लस 3 sin x को, तो जो समझने वाली बात है वो क्या है कि यार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है cos का आर्ग्यूमेंट 2x है, sin का आर्ग्यूमेंट x है, दोनों के आर्ग्यूमेंट अलग अलग हैं। तो ऐसे जब भी हमारे पास सवाल होते हैं, जब भी इस तरीके के बेटा हमारे पास सवाल आएंगे सॉल्व करने के लिए, हमारा जो अप्रोच होगा, हमारा अप्रोच हमेशा क्या होना चाहिए? हमारा अप्रोच हमेशा होना चाहिए ट्राई मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। अप्रोच हमेशा होना चाहिए ट्राई मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप एक परफेक्ट स्क्वायर बना पाएं। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप एक परफेक्ट स्क्वायर बना पाएं। किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। cos 2x को क्या मैं 1 - 2 sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 3 sin x वैसे का वैसा ही है, प्लस 3 sin x वैसे का वैसा ही है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज करके लिखें तो ये लिखा हुआ है -2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 1। आपके पास बेटा देखिए ये sin x में एक क्वाड्रेटिक लिखा है। दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इन sin x। अब अगर ये sin x में एक क्वाड्रेटिक है तो बेटा क्लास 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक चैप्टर था, उस चैप्टर में मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला एक मेथड होता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का। क्लास 10th में कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला बेटा एक मेथड होता है सॉल्व करने का। जनरली पिछले 1-2 सालों में उसे सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन फिर भी वो आपकी बुक में है, तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं अभी आपको इस सवाल के थ्रू समझाऊंगा कि होता कैसे। और आज हम इस पर बेस 2-3-4 सवाल और करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आए। आप इसके लिए एक काम ये करिएगा कि अगर आपको अवेलेबल हो तो आप अपने क्लास 10th की NCERT ओपन करिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जहाँ पर टॉपिक है, उस टॉपिक में जितने भी सवाल हैं क्वाड्रेटिक के, उन्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करने का प्रयास करिए। उससे आपको ये मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं भी कोशिश करता हूँ कि क्लियर आपको हो जाए। सबसे पहला देखो, मैं जो मेथड बताऊंगा, मैं जो आपको स्टेप बताऊंगा वो NCERT में नहीं लिखे। NCERT में अलग तरीके से होता है, तो आप मेरे वाले स्टेप्स फॉलो करिए, वो समझना आसान है। सबसे बेटा जो पहला स्टेप होता है कि आप साइन स्क्वायर वाले का टर्म, ये जो एक्स स्क्वायर वाली चीज़ होती है ना, जैसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक होता तो x² प्लस ax प्लस b इस तरीके का कुछ होता, तो ये साइन स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, जो भी हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, उसके कोफिशिएंट को सबसे पहले 1 बनाना होता है। पहला स्टेप ये। तो मैं बोलता हूँ आप इसमें ऐसा करो बेटा, -2 बाहर निकाल लो।
-2 अगर बाहर आप निकालोगे तो अंदर देखो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स -3/2 साइन एक्स -1/2, ये आ जाएगा मेरे पास। आप देख सकते हैं -2 अंदर जाएगा तो दोबारा वही चीज़ मिल जाएगी जो लिखी हुई है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म था उसका कोफिशिएंट मैंने 1 बना लिया। ये जो मैक्सिमम पावर वाला बच्चों टर्म था उसका कोफिशिएंट हम 1 बना चुके हैं। तो अगर इसका कोफिशिएंट बेटा हमने 1 बना लिया है तो अब अप्रोच ये बोलता है कि -2 वैसे का वैसा ही है। ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसमें से आप साइन एक्स लिखो, और ये जो भी लिखा है जैसे -3/2 लिखा है इसका आधा यहाँ पर लिख दो। तो -3/2 का आधा क्या होगा? -3/4 होगा। देखो मैंने क्या बोला, पहले आप इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाओ, आपने देखो 1 बना लिया। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स में से साइन एक्स निकालो, और ये जो भी लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है उसमें आप ऐसा करो कि जो भी होगा उसका आधा कर दो। -3/2 है तो आपने -3/4 कर दिया, और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है ना, ये जनरली बेटा क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। इस पूरे का आप होल स्क्वायर कर दो। मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस मेथड का नाम होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब कि आपको परफेक्ट स्क्वायर या होल स्क्वायर बना के आगे बढ़ना होता है। तो देखो आपने ये होल स्क्वायर वाली चीज़ जनरेट की। अब आप इसको देखो, अगर आप इसको एक्सपैंड किए होते तो आपके पास क्या आता? साइन स्क्वायर एक्स जो लिखा हुआ है ऊपर, फिर आता -2ab, तो -2 इंटू साइन एक्स इंटू 3/4, तो ये आ जाता -3/2 साइन एक्स। लेकिन उसके साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आता? यहाँ पर बेटा एक्स्ट्रा आता मेरे पास 9/16, 3/4 का होल स्क्वायर भी तो आता। क्या ये 9/16 ऊपर लिखा हुआ है? क्या नहीं लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा आ रहा है इधर। तो अगर एक्स्ट्रा आ रहा है 9/16 तो उस 9/16 को आपको माइनस करना पड़ेगा, और फिर ऊपर जो -1/2 लिखा हुआ है वो वैसे का वैसा ही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये और ये सॉल्व करने पर सेम ही चीज़ है। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यही सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। वापस सुनिए, साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट को 1 बनाना था, मैंने -2 कॉमन लिया, ये लिख लिया। फिर मैंने बोला साइन स्क्वायर एक्स में से साइन एक्स निकालो, और यहाँ जो भी लिखा होगा उसका आधा लिख दो और उसका होल स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप होल स्क्वायर करोगे तो आप देखो इसको एक्सपैंड अगर आप करते हो तो पहले आता साइन स्क्वायर एक्स, वो लिखा है, फिर आता -2ab, वो भी लिखा है, लेकिन +b² भी आता, +9/16 भी आता। क्या 9/16 ऊपर था? क्या नहीं था, तो मुझे 9/16 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा ताकि इधर का 9/16 और ये 9/16 कटे। और ऊपर और क्या लिखा था? -½ लिखा था, तो -½ वैसे का वैसे ही लिख दो। तो मैं गारंटी से ये बोल सकता हूँ कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है। मैंने सिर्फ इसको अपने हिसाब से रीअरेंज किया क्योंकि मुझे एक होल स्क्वायर बनाना था, इसलिए। यहाँ से बेटा आपके पास देखिए, जैसे ही आप -2 अंदर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -2 साइन एक्स -3/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर बेटा आप देखो, इसको मैं यहीं पे थोड़ा सा रीअरेंज कर दे रहा हूँ। ये -½ है ना, अगर आप LCM लोगे तो 16 आएगा, तो -½ को आप ऐसा करो -8/16 लिख लो, एक ही बात है। तो -9 और -8 कितना हो गया? -17/16, और -17/16 में अगर अंदर -2 आएगा तो ये हो जाएगा +17/8। -17/16 में माइनस आएगा तो +17/16 होगा, और 2 से 16 कटेगा तो +17/8। तो ये जो एक्सप्रेशन था बेटा, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन था, दिस गेट्स रिड्यूस टू 17/8 -2 साइन एक्स -3/4 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन बेटा ये लिखा हुआ है। अब आपको बोला जा रहा है कि यार आप तो मुझे y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि देखो y जो है वो मैक्सिमम कब होगा? 17/8 एक कांस्टेंट नंबर है, उसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है। अगर मैं y को मैक्सिमम चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया। अगर मैं y को मैक्सिमम चाहता हूँ तो सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ मिनिमम होनी चाहिए। अगर मैं y को मैक्सिमम चाहता हूँ तो सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ मिनिमम होनी चाहिए। जितना कम से कम आप सब्ट्रैक्ट करोगे उतना बचा हुआ चीज़ ज़्यादा होगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ आपको मिनिमम चाहिए तो आपको ये वाली जो पूरी चीज़ है ये मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपको y को मैक्सिमम निकालना है तो ये वाली पूरी चीज़ मिनिमम होनी चाहिए। अब जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे बेटा गलती ये करते हैं कि अगर उन्हें ये लग रहा है कि ये पूरी चीज़ मिनिमम होनी चाहिए
तो जनरली बच्चे बोल देते हैं कि सर साइन एक्स को भी मिनिमम ले लो, मतलब आप साइन एक्स को -1 ले लो क्योंकि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 है। लेकिन ये बात गलत है। पूरी चीज़ को अगर मुझे मिनिमम करना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि साइन एक्स भी मिनिमम होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, फिर से सुनो, इसमें गलतियाँ होती हैं शुरू के दिनों में। ये पूरी चीज़ को अगर आपको मिनिमम करना है देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप साइन एक्स को भी मिनिमम कर दें। देखिए, अगर आप साइन एक्स को -1 रखेंगे, सोच के देखिए, अगर आप साइन एक्स को -1 रखेंगे तो -1 और -3/4 -7/4 बनेगा, और -7/4 का होल स्क्वायर क्या होगा? 49/16। -7/4 का होल स्क्वायर होगा 49/16। तो बेटा अगर आपको ये पूरी चीज़ मिनिमम निकालनी है तो आप ये बात सोच के देखिए कि यार ये वाली पूरी की पूरी चीज़ मिनिमम कब होगी। आप सोचो, आपके पास क्या लिखा हुआ है, y = 17/8 - ट्वाइस ऑफ, ये आपको जो बेटा दिख रहा है sin x -3/4 का होल स्क्वायर, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या बच्चों ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? और हम क्या बात जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? एक परफेक्ट स्क्वायर की बच्चों मिनिमम वैल्यू होती है 0। एक परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0। मतलब कि इस पूरे की अगर बेटा मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? y की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 17/8। अक्सर बेटा देखो, अक्सर बच्चों से जो गलती होती है, बच्चे ये सोच लेते हैं कि यार सारी की सारी चीज़ sin x की वैल्यू 1 या -1 पर ही होती है। अक्सर बच्चे ये सोच लेते हैं कि सारी की सारी वैल्यू sin x की वैल्यू 1 और -1 पर ही होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन आप इसमें ये सोच के देखो कि अगर आप चाहते हैं कि यार ये वाली देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, अगर आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 कब आएगी? एट sin x = 3/4। आप सोच के देखो, क्या sin x की वैल्यू 3/4 हो सकती है क्या? तो बिल्कुल हो सकती है। अगर sin x की वैल्यू 3/4 होगी तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अगर बेटा मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब ये कटने वाली चीज़ मिनिमम होगी। ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है कि y मैक्सिमम कब होगा? जब ये सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ मिनिमम हो। y विल बी मैक्सिमम जब उसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ मिनिमम हो। तो ये क्वाड्रेटिक जो है, ये परफेक्ट स्क्वायर जो है, परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम कब होता है? 0 पर होता है। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है व्हेन sin x विल बी इक्वल टू 3/4। तो y की बेटा मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई 17/8। अब अगर मान लो आपको बेटा y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगर आप y की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ज़रा सोच के देखिए, ये सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर आपको y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए। अब जनरली अगेन बच्चों से गलती क्या होती है कि सर ये पूरा अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो sin x भी मैक्सिमम होगा। ये अक्सर गलती होती है कि अगर आपको सर ये पूरा मैक्सिमम चाहिए तो sin x भी मैक्सिमम होगा, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। आप सोच के देखो, जब आप sin x की वैल्यू 1 रखोगे, आप जब बेटा sin x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 3/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16 आएगा ये। लेकिन अगर आप sin x की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 - 3/4 -7/4 का स्क्वायर 49/16 आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बच्चों मैक्सिमम कब हो रहा है? ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये मैक्सिमम हो रहा है व्हेन sin x इज -1। ये पूरी चीज़ मैक्सिमम हो रही है जब sin x -1 है, ना कि sin x 1 है। तो आपको ये बात को रियलाइज़ करके चलना है कि पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट इम्प्लाई कि sin x भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा। वो आपको केस टू केस देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब हो रहा है? जब sin x मिनिमम हो रहा है। ये सारी चीज़ें बच्चों विथ प्रैक्टिस आपको डेवलप होगी, ठीक है। तो y की अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है देन इट विल बी 17/8 माइनस इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू। तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब sin x की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि -1 और ये -3/4 जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है। एट sin x इज इक्वल टू -1। तो -1 और -3/4 -7/4 का स्क्वायर 49/16, 2 से काटेंगे तो 49/8। तो ये आ गया बच्चों 17/8 माइनस 49/8। ये पूरा सॉल्व हो क्या आएगा? -32/8 विच इज -4।
तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है इसका मैक्सिमम वैल्यू 17/8 आ रहा है और मिनिमम वैल्यू -4 आ रहा है, मतलब मेरा आंसर रेंज करेगा -4 से लेकर 17/8 तक। माई आंसर विल रेंज फ्रॉम -4 से लेकर बच्चों 17/8 तक, ठीक है। y मिनिमम आ जाएगा -4 एंड y मैक्सिमम विल बी 17/8। तो बेटा ये बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं, इसमें बेटा बिल्कुल भी अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आसान से देखो कंसेप्ट हैं, ठीक है। आपको बस जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बना के स्टार्ट करेंगे अपने सवाल को, आपको जो बात को ध्यान रखना है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ओवरऑल पूरी चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम अगर हो रही है तो उसको इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि क्या sin x इंडिविजुअली मैक्सिमम या मिनिमम है। जैसे आपने यही वाले सवाल में देखा कि ये ओवरऑल पूरी की पूरी चीज़ जब मैक्सिमम हो रही थी, जब बेटा ये पूरी की पूरी चीज़ मैक्सिमम हो रही थी उस केस में sin x की वैल्यू 3/4 थी, और ओवरऑल जब पूरी की पूरी चीज़ मिनिमम हो रही थी तब बेटा sin x की वैल्यू -1 थी, ठीक है ना। अलग अलग बेटा आपको बस ये आपको समझ के चलना है कि मुझे केस टू केस देखना पड़ेगा, ये चीज़ प्रैक्टिस से डेवलप होगी। आप रट के नहीं रख सकते कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले में 1 डाल दो या -1 डाल दो तो आंसर आ जाता है, ऐसा नहीं है। आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक सवाल बेटा अपन और करते हैं, उससे हो सकता है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है y = cos² x -4 cos x + 13। y = cos² x -4 cos x + 13, ठीक है। ये बेटा अपने पास क्वेश्चन दिया। अब इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको इसका रेंज बताना है, आपको इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्टार्ट करेंगे हम। उसमें क्या होता है कि क्वाड्रेटिक में जो लीडिंग टर्म होता है मैक्सिमम पावर वाला, उसका कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाया जाता है। अगर बेटा आपको इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है तो ज़रा आप सोच के देखिए, इसका कोफिशिएंट तो 1 बना हुआ है, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, cos² x में से cos x लो और यहाँ पर जो भी होता है उसका आधा लो। तो -4 है तो उसका आधा -2 और उसका होल स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप उसका होल स्क्वायर करेंगे देखिए क्या आएगा, एक्सपैंड करने पे cos² x लिखा है, -2ab -4 cos x भी लिखा है, लेकिन प्लस और क्या लिखा है यहाँ पर बेटा, आपको लिखा हुआ है +4 और, तो आपको वो ये जो एडिशनल आ रहा था +4 वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ऊपर क्या लिखा हुआ है +13 उसको नीचे वापस वैसे का वैसे ही लिख दिया। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपके पास आ गया cos x -2 होल स्क्वायर +9। ये बेटा y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि y मैक्सिमम बताइए कितना होगा, y मैक्सिमम बताइए कितना होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि y मैक्सिमम के लिए cos x भी मैक्सिमम हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप सोच के देखो, अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं तो इस 9 में जो जुड़ने वाली चीज़ है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब अगर आप इसे मैक्सिमम चाहते हैं तो ज़रा सोच के देखिए, अगर आप cos x को 1 लेंगे तो 1 - 2 -1 होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो अगर आप cos x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तब तो बेटा ये क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। अगर मान लो आप 0 रखोगे तो 0 - 2 का स्क्वायर 4 आएगा ये पूरा चीज़। लेकिन अगर बेटा आप cos x की वैल्यू -1 रखें, सोच के देखो, अगर आप cos x की वैल्यू -1 रखें तो -1 - 2 -3 हो गया और उसका स्क्वायर क्या हो गया 9। तो मुझे लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि ये वाली अगर मैं पूरी चीज़ को मैक्सिमम चाहता हूँ, अगर मुझे y को मैक्सिमम निकालना है मतलब मैं ये वाली पूरी चीज़ को मैक्सिमम चाहता हूँ, तो अगर बच्चों मैं ये वाली पूरी चीज़ को मैक्सिमम चाहता हूँ तो मुझे cos x क्या रखना पड़ेगा, मुझे cos x रखना पड़ेगा -1, क्योंकि -1 इस -2 में जुड़ेगा और उस पूरे का जब स्क्वायर होगा तो एक बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। अगर आप मान लीजिए +1 रखते हैं तो ये 1 जो है वो 2 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो स्क्वायर करने पे आ तो पॉजिटिव क्वांटिटी रही है लेकिन वो छोटी है। लेकिन अगर मैं यहाँ -1 रखता हूँ तो -1 और -2 ऐड हो जाएंगे, -3 बना लेंगे और उसका स्क्वायर करोगे तो बड़ी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पर देखिए एट cos x = अगर मैं -1 बोलूँ तो y मैक्सिमम विल बी -1 - 2 का होल स्क्वायर +9, तो -3 का स्क्वायर 9 और 9 18 हो जाएगा। और वही बच्चों सोच के देखो, अगर आप y मिनिमम निकालें तो y मिनिमम के लिए
ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, तो y मिनिमम के लिए ये बेटा पूरी चीज़ क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि 9 में कुछ ऐड हो रहा है, 9 में कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐड होने वाली चीज़ मिनिमम होगी तभी तो पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम आएगा। तो यहाँ से देखिए अगर आप इसको मिनिमम चाहते हैं तो cos x क्या होगा, cos x यहाँ पर बच्चों आपको 1 लेना पड़ेगा। ज़रूर सोचने को कोई बच्चा बोल सकता है, बोलने को बेटा कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर की तो मिनिमम वैल्यू 0 होती है। बोलने के लिए कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर की तो मिनिमम वैल्यू 0 होती है। लेकिन बेटा इस पूरी वैल्यू को 0 करने के लिए cos x को 2 होना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है क्या? अगर आप चाहते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम हो, बिल्कुल सही आपकी बात है कि परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, लेकिन क्या इस cos x को मैं 2 रख सकता हूँ क्या? क्योंकि ये पूरी चीज़ 0 कब आएगी, जब cos x 2 होगा, वो तो मैं नहीं रख सकता। इसलिए इसकी वैल्यू बेटा मिनिमम 0 नहीं आएगी इस केस में। जैसे पिछले वाले में आ गई थी ना, पिछले वाले में जब आपको उसको मिनिमम करना था तो देखो sin x 3/4 हो सकता था, 1 से छोटी वैल्यू थी, इसलिए वहाँ चल गया, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। तो यहाँ अगर आपको बेटा मिनिमम करना है तो दैट विल बी एट cos x इक्वल टू 1, क्योंकि आप जैसे ही cos x को 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, 1 माइनस 2 होता है माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 और 9 होता है बच्चों 10। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन रेंज कर रहा है 10 से लेकर 18 तक। ठीक है बेटा, दिस एक्सप्रेशन इज रेंजिंग फ्रॉम 10 टू 18, 10 से लेकर 18 तक बेटा इसकी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, बहुत आसान से बेटा सवाल है, बिल्कुल भी इसमें आपको बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपन अगला अपना सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं। इजी से क्वेश्चंस हैं और आपको कमांड भी आ जाएगा बेटा धीरे धीरे। ठीक है ना, टाइम लगता है कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, सारी चीज़ें तुरंत नहीं समझ में आती, लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अगला हमारे पास सवाल लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 20 cos x प्लस 1। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 20 cos x प्लस 1। आपको बेटा इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो आप देखिए, आप ऑब्वियसली अगर क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक आप सेम टर्म में बनाएंगे। जैसे यहाँ पर cos x है लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक बनाना है तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि यार सबसे पहले तो इस साइन स्क्वायर एक्स को आप cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करो। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। उसके बाद माइनस 20 cos x आ गया बच्चों, और आ गया उसके बाद प्लस 1। यहाँ से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा रीअरेंज करके तो ये लिखा हुआ है माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस 20 cos x और प्लस 2, माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस 20 cos x प्लस 2। और इसमें भी अगर मैं आपको बोलूं तो मेरा पहला स्टेप क्या होता है कि जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो मैं बोलूँगा आप माइनस कॉमन लो और अंदर लिखो cos स्क्वायर एक्स प्लस 20 cos x माइनस 2। आपने माइनस साइन बाहर लिया और ये अब आपके पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में भी अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो cos स्क्वायर एक्स में से cos x बाहर आएगा, और यहाँ जो भी लिखा होगा, यहाँ पर बच्चों जो भी लिखा होगा उसका आधा बाहर आएगा और उसको आप होल स्क्वायर करेंगे। तो आप सोचिए अगर इसका आप होल स्क्वायर करते तो a स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2ab लिखा हुआ है और प्लस b स्क्वायर में 100 आता, तो मुझे 100 तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और एडिशनली ऊपर और क्या लिखा हुआ था, माइनस 2 लिखा हुआ था। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करूं तो देखिए ये माइनस 100 और माइनस 2, माइनस 100 और माइनस 2 कितना होता है बच्चों, माइनस 102, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 102, और इधर माइनस आएगा तो माइनस cos x प्लस 10 का होल स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों एक्सप्रेशन लिखा है, दिस इज योर एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में अगर बेटा इस एक्सप्रेशन में अब मुझे अगर इसे सॉल्व करना है तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, मेरा अप्रोच इसमें बेटा होना चाहिए कि देखिए अगर आपको y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, अगर आपको बेटा y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो y मैक्सिमम कब होगा, ये पूरी चीज़ मैक्सिमम कब होगी, जब सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ मिनिमम हो। भैया 102 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि बची हुई चीज़ मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम कब होगा, जब सब्ट्रैक्ट होने वाला मिनिमम होगा।
अब अगर आपको इसको मिनिमम करना है तो ज़रूर आपको देख के लगता होगा कि सर परफेक्ट स्क्वायर की तो मिनिमम वैल्यू 0 होती है, लेकिन इसको 0 करने के लिए, इस परफेक्ट स्क्वायर को बच्चों 0 करने के लिए cos x को -10 होना पड़ेगा। क्या भला cos x का भी -10 होना पॉसिबल है क्या? cos x तो पॉसिबल नहीं है -10 होना। तो अगर आपको इसको मिनिमम करना है तो आप ज़रा सोच के देखिए, यहाँ पर 10 है, 10 में अगर आप 1 ऐड करते तो 11 हो जाता, उसका होल स्क्वायर 121 आ जाता। अगर आप cos x को 0 रखते तो 10 में 0 ऐड होता तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता। लेकिन अगर मैं cos x को -1 रखूँ, मुझे इस पूरी चीज़ को मिनिमम करना है, मुझे अगर इस पूरी चीज़ को मिनिमम करना है, अगर मैं cos x को -1 रख दूँ तो 10 में से -1 हो गया 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हुआ। तो बताओ 81 छोटा है कि 100 छोटा है कि 121 छोटा है? तुमने 1 पर भी देखा, -1 पर भी देखा, 0 पर भी देखा, जनरली इन्हीं में देखा जाता है। तो आप अगर देखेंगे क्यों इसमें देखा जाता है, क्योंकि 1 और -1 बेटा cos x के बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। cos x का जो ग्राफ होता है वो -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट होता है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो वेरिएशन आता है बेटा वो एक्सट्रीम जो इसके बाउंड्री पॉइंट्स है उसी पर आता है। अगर आप y की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी व्हेन cos x इज इक्वल टू -1। क्योंकि देखो आपको बेटा अगर ये वाली चीज़ मिनिमम करनी है तो ये मिनिमम कब होगा, जब आप इसको छोटा करोगे। ये छोटा कैसे होगा, जब आप cos x को -1 डालोगे। अगर आपको इसको छोटा करना है और अगर आपने cos x को 1 डाल दिया तो 1 डालते ये तो और बड़ा हो जाएगा ना, 1 और 10 जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आपको cos x को -1 डालना पड़ेगा, तभी तो छोटा होगा वो। तो यहाँ से आ जाएगा 102 माइनस cos x को -1 आप बेटा अगर रखेंगे तो 10 - 1 ऐसा लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर। तो 10 - 1 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 102 - 81 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 21। y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 21। अब अगर हम बात करें y की मिनिमम वैल्यू की, अगर बेटा हम बात करें y की मिनिमम वैल्यू की, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y की बेटा वैल्यू अगर आपको मिनिमम करनी है तो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं y मिनिमम हो तो सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर आप बेटा चाहते हैं y मिनिमम हो तो सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए। और अगर हमारे पास बेटा सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आपको cos x को क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप cos x को 1 लोगे तो 10 में 1 जुड़ जाएगा तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास आ गया 102 माइनस 1 + 10 का होल स्क्वायर, तो 102 माइनस 121, तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास -19। ठीक है ना, ये आ जाएगा मेरे पास -19। तो अगर आप बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जा रही है 21 और इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों आ जा रही है -19। ठीक है, आसान से बेटा क्वेश्चंस हैं। आई होप कि थोड़ा सा आपको यार ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। ठीक है ना, जो टाइप 2 था, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा। अब टाइप 2 के बाद बेटा अपन करते हैं टाइप 3। ठीक है, इस तरीके के सवालों की और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन शेयर ज़रूर करूंगा, आप बिल्कुल उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और आप भी बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड, अगर आपको थोड़ा भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार क्लास 10th की NCERT लीजिएगा और उसमें जो जो सवाल दिए हुए हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर के, उसको आप अटेम्प्ट करिएगा। NCERT की थ्योरी आप मत पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको जिस तरीके से सॉल्व करना सिखाया है वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। बुक में जो तरीका लिखा है वो डिफरेंट है, तो आप अगर उसका तरीका देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप तो उसका क्वेश्चन देखना और आंसर देखना और अपने वाले मेथड से आप सॉल्व करना, ज़रूर आपसे बेटा बढ़िया से ये बनेगा। तो हमारे पास जो थर्ड टाइप है बेटा रेंज के सवालों में, जो तीसरा टाइप है, टाइप 3 में है यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कि आपको अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है अभी मैं आपको देखो सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है बच्चों y इज इक्वल टू a² tan² x प्लस b² cot² x। मान लो आपके पास इस फॉर्मेट में कोई एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a² tan² x प्लस b² cot² x, और आपको ये बोला जा रहा है कि आप मुझे बताइए कि इसकी
मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आप मुझे बताइए कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे सवालों में बेटा बच्चों को कई बार तकलीफ हो जाती है। सबसे पहली बात तो आप एक ये समझिए कि जब मेरा सवाल साइन और कॉस में होता है ना, जब मेरा सवाल साइन और कॉस में होता है तो साइन और कॉस वाले के आप दोनों लिमिट्स निकाल सकते हैं। साइन और कॉस वाले में बेटा आप दोनों लिमिट्स निकाल सकते हैं, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन भी -1 से 1 में मूव करता है और कॉस भी -1 से 1 में मूव करता है, तो आप दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा जब सवाल टैन, कॉट, सेक और कोसेक का हो तो जनरली आप ये देखेंगे कि कोई एक बाउंड्री पॉइंट इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट के पास होता है। जैसे यहाँ पर अगर बेटा आप सोचेंगे, देखिए tan x की मैक्सिमम वैल्यू किसके पास होती है? इनफाइनाइट के पास होती है। और जब tan x की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट के पास होती है तो ज़रा सोचो cot x की वैल्यू किसके पास होगी? 0 के पास होगी, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है। जब tan x इनफाइनाइट के पास होता है तब cot x किसके पास होता है? 0 के पास होता है। तो ज़रा सोच के देखो ये पूरे एक्सप्रेशन की क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है? अगर tan x इनफाइनाइट के पास जा रहा होगा, cot x 0 के पास जा रहा होगा, तो ये पूरी चीज़ इनफाइनाइट के पास जा रही होगी, क्योंकि इनफाइनाइट वाले टर्म में 0 वाला टर्म जोड़ रहे हैं, तो पूरी चीज़ इनफाइनाइट की तरफ जा रही होगी। या आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब tan x छोटा होगा, 0 के पास जा रहा होगा, तब cot x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा, तब भी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इनफाइनाइट के पास जाएगी। तो मैं आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि जिन सवालों में बेटा आपके पास tan x और cot x या sec x और cosec x इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन सवालों में दोनों बाउंड्री पॉइंट नहीं निकाले जाते, कोई एक बाउंड्री पॉइंट निकाला जाता है। और जनरली जो दूसरा बाउंड्री पॉइंट होता है वो आइदर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट के पास जा रहा होता है। ठीक है, इस बात को आप समझ के चलिए। अब अगर मेरे पास बेटा ये सवाल है a² tan² x + b² cot² x, मैं आपको यहाँ पर एक नोट लिखा देता हूँ। यहाँ पर बेटा मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ, जब आप वो चैप्टर और वो टॉपिक करेंगे तब आप इस पर दोबारा आइएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिविजिट दिस टॉपिक व्हेन am > gm is done in sequence and सीरीज। हमारे पास बेटा एक चैप्टर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसे अभी आप ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप पूरा पढ़ेंगे, और क्वाड्रेटिक बेटा पूरा पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में एक टॉपिक आता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। उधर एक टॉपिक आता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। जब आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे ना तो ऐसे वाले सवाल विदिन सेकेंड्स आप सॉल्व करेंगे। अभी ये वाला टॉपिक हमारा क्योंकि हुआ नहीं है तो ये चीज़ मैं आपको दूसरे मेथड से समझाऊंगा, लेकिन एक बार जब आप उस टॉपिक को कर लेंगे तो ज़रूर इसे दोबारा खोलिएगा। ठीक है ना, आप नोट में इसे इसलिए लिख के रख लीजिए ताकि जितनी बार भी आप बेटा अपने नोट्स रिवाइज करें तो उस टॉपिक के नोट्स को रिवाइज करने के बाद आपको याद रहे कि ये चीज़ उधर भी आएगी। अब अगर बेटा मेरे पास लिखा हुआ है a² tan² x + b² cot² x, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ज़रा मुझे सोच के बताओ कि अगर मैंने लिख लिया a tan x - b cot x का होल स्क्वायर, a² tan² में से मैंने a tan उठाया, b² cot² में से मैंने b cot उठाया, और दोनों के बीच में माइनस मैंने क्यों लगाया है? इंटेंशनली लगाया है। अभी आएगा समझ में। मैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोलूं कि मान लो मैंने ये लिखा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 या उससे बड़ी ही होती है। एक परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर मैंने ये एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा है तो ये हर सिचुएशन में > 0 होगा। इस पॉइंट में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सोचो आप इसे अगर एक्सपैंड करते हो तो आपके पास आ जाएगा a² tan² x जो ये ऊपर लिखा था, प्लस b² cot² x जो ये ऊपर लिखा था, और आएगा -2ab tan x cot x > 0। ये आ जाएगा आपके पास। और आप देख सकते हैं कि tan x से cot x घटेगा। ऑफ कोर्स
मैं वही वैल्यूज लूंगा जिसमें tan और cot दोनों डिफाइंड है। मैं कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लूंगा बेटा जिसमें tan x और cot x डिफाइंड ना हो। मैं सिर्फ वो वैल्यूज लूंगा जिसमें tan और cot दोनों डिफाइंड है, ताकि मैं इसको कट कर सकूं। नॉन जीरो होगा तो अपन कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आप देख सकते हैं बेटा a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 2ab के बराबर आ गई। a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x की बच्चों जो मिनिमम वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 2ab आ गई। ठीक है ना, ये हमारे पास बेटा रिजल्ट है, ये हमारे पास रिजल्ट है। आपको ये अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जब आप AMGM पढ़ेंगे तब तो तुरंत हो जाएगा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल जो आपको बेटा एक चीज़ और समझनी है, वो एक चीज़ और क्या है, वो एक चीज़ ये है कि किसी बच्चे के मन में सर डाउट आ सकता है कि सर आपने a tan x प्लस b cot x का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिया, आपने ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये डाउट आ सकता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा ये लेना है, हो सकता है ये लेते, ये लेने से आंसर क्यों नहीं आएगा बताओ। तो मैं आपको बेटा ये बोलूँगा कि ये जो आपने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख सकते थे। अगर आप इसको एक्सपैंड करते, अगर आप बेटा इसको एक्सपैंड करते तो मैं आपको बोलता ये क्या आ जाता, a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस 2ab tan x cot x कट जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2ab आ जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2ab आ जाता। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि a 0 से बड़ा है और b 0 से बड़ा है, मैंने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है, देखो a स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, b स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। मैं अगर आपको ये बोल दूं कि a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, मैं अगर आपको ये बोल दूं a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो अब ज़रा सोच कर आप बेटा देखिएगा कि यार ये वाली पूरी चीज़ तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो दो चीज़ों का परफेक्ट स्क्वायर, ये a tan x का परफेक्ट स्क्वायर है, ये b cot x का परफेक्ट स्क्वायर है। भला दो परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा ही एक नेगेटिव क्वांटिटी से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव क्वांटिटी दिख रही है। मुझे ये दिख रहा है कि a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर 2ab से बड़ा है, दिस इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2ab आएगी, लेकिन यहाँ पर कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है क्योंकि यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स तो ऑब्वियसली नेगेटिव क्वांटिटी से तो बड़े ही होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें बेटा टेंशन मत लो, अभी अपन सवाल करेंगे ना उससे आपको बढ़िया से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मैं अभी आपको इस पर क्वेश्चंस कराता हूँ, आप बिल्कुल इसमें टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। और विथ टाइम आप थोड़ा हफ्ता भर इसमें टाइम लीजिए, आपको आराम से बेटा सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। मैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा होमवर्क वाले, आप आराम से बेटा इसको बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया से आप इसको सॉल्व करिए। अब बेटा हम जैसे ही इसके आगे बढ़ें तो हमारे पास मान लीजिए एक सवाल लिखा हुआ है कि मेरे पास बेटा एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू 9 tan स्क्वायर x प्लस 4 cot स्क्वायर x। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 9 tan स्क्वायर x प्लस 4 cot स्क्वायर x और आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम तो इनफाइनाइट के पास होगी, आप ग्राफ बना के देख सकते हैं इसका डेस्मॉस पे। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको अभी अभी क्या तरीका बताया है, 9 tan स्क्वायर x में से आप लिखिए 3 tan x, 4 cot स्क्वायर x में से आप लिखिए 2 cot x और बीच में लगाइए माइनस साइन और आप बोलिए इसका होल स्क्वायर जो होगा ये तो हमेशा ही 0 या उससे बड़ा होगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो यहाँ से बेटा मेरे पास बताइए क्या आ गया, 9 tan स्क्वायर x प्लस 4 cot स्क्वायर x माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 माइनस 12 और tan x cot x कट जाएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बेटा जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है क्या इसकी वैल्यू हमेशा 12 या उससे बड़ी आ जा रही है, क्या सोचो, क्या इसकी वैल्यू हमेशा ही 12 या उससे बड़ी आ जाएगी?
ठीक है, आसान आसान सा बेटा क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो आप इस ग्राफ को एक बार डेस्मॉस में प्लॉट करके देखना। आप इस ग्राफ को बेटा एक बार डेस्मॉस में प्लॉट करके देखना, आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप जब इसको बेटा डेस्मॉस में प्लॉट करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जा रही है, 12 आ जा रही है। सिमिलरली एक अपन बेटा अगला सवाल और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास बेटा क्वेश्चन है कि आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, आपको बेटा मिनिमम वैल्यू बतानी है ऑफ 5 tan square x प्लस 3 cot square x प्लस 4 की, आपको इसकी बेटा मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो अगेन जो मैं अप्रोच आपको बोलूँगा, अप्रोच क्या होगा, मैं आपको बोलूँगा 5 tan square x को क्या मैं √5 tan x लिख सकता हूँ, और 3 cot square x को क्या मैं √3 cot x लिख सकता हूँ, और उसका माइनस करके अगर मैं होल स्क्वायर लिख दूँ तो क्या ये चीज़ हमेशा ही 0 या उससे बड़ी होगी? एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा ही 0 या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 tan square x। देख लो मैंने a और b जो बोला है, देखो दोनों मैंने पॉजिटिव बोले। तो यहाँ से 5 tan square x प्लस 3 cot square x माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3, तो माइनस 2 √15, और tan x cot x कट जाएगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कि बेटा आपके पास आ गया 5 tan square x प्लस 3 cot square x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 √15। तो अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला इतना हिस्सा अगर हमेशा ही 2 √15 से बड़ा है और उसमें मैंने 4 और ऐड कर दिया, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, y मिनिमम विल बी 2 √15 प्लस 4। y की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 √15 प्लस 4। ठीक है, इसी के साथ बेटा अपन अपना अगला सवाल बनाते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है ना, अभी जो आपने पढ़ा है उसका बेटा इसमें अच्छा यूज़ आएगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल है ये सब। देखो अगर बेटा आपको याद ना भी हो ना, इसलिए मैं आपको बार बार ये पूरा तरीका भी बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट इसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का। जब आप AMGM पढ़ेंगे तब तो ये चीज़ आएगी ही आएगी लौट कर, लेकिन इसका और बेहतर तरीका क्या होता है मैं फ़िलहाल आपको वो सिखा रहा हूँ। हमारे पास बेटा अगला सवाल है, आपको बताना है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपको बच्चों मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, a² sec² थीटा प्लस b² cosec² थीटा। आपको इसकी बेटा मिनिमम वैल्यू बतानी है। कई बार बच्चे गलती गलती में इसका आंसर बोल देते हैं कि सर इसको भी ऐसे ही कर लो सॉल्व। गलती में बच्चे बोल देते हैं कि सर इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लो, क्या प्रॉब्लम है। आप में से भी कई सारे बच्चे, मैं 100% श्योर हूँ, यही लिख के आगे बढ़ रहे होगे, लेकिन ये गलत है। इसका यहाँ पर यूज़ नहीं है। पिछले वाले में इसका यूज़ था, क्यों? क्योंकि जब आप 2ab करते थे तो tan और cot कटता था, इधर sec और cosec कटेगा थोड़ा ना। टॉपिक मेरा क्या था, यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। जब tan और cot होगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब sec और cos होगा तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब cosec और sin होगा तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उसमें 2ab करेंगे तो चीज़ें कटेंगी, tan और cot में tan cot कटेगा, sin और cosec में sin cosec कटेगा, sec और cos में sec और cos दोनों कटेंगे, तब ये आप कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका कोई यूज़ नहीं है ना, इस एक्सप्रेशन को लिखने का अभी कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं आपको अप्रोच बताए बेटा इसका क्या बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि अगर ये एक्सप्रेशन y है तो क्या मैं sec² को tan² में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं sec² को बेटा 1 + tan² थीटा बोल सकता हूँ, प्लस b²? क्या मैं cosec² को 1 + cot² थीटा बोल सकता हूँ? ये चीज़ तो बोली जा सकती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, a² प्लस a² tan² थीटा प्लस b² प्लस b² cot² थीटा। ये चीज़ आ गई मेरे पास। जैसे ही बेटा मेरे पास ये चीज़ आई तो देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है, a² प्लस b² प्लस a² tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा।
ये आपके पास आ रही है इसकी मिनिमम वैल्यू, या ये आपके पास आ रही है y की वैल्यू, ये y का एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे y की मिनिमम वैल्यू बताइए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। सोच के देखो, सेक इनफाइनाइट की तरफ जा सकता है, कोसेक इनफाइनाइट की तरफ जा सकता है, तो ओवरऑल तो ये पूरा इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, लेकिन ये मिनिमम कितना होगा? तो अगर बेटा आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप जरा सोच के देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो कांस्टेंट चीज है। वेरिएबल कहाँ पर है? वेरिएबल ये थीटा वाले में, वेरिएबल थीटा वाले में। जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे ये एक्सप्रेशन बदलेगा। तो आप ज़रा सोच के बताओ, अभी अभी आपने पढ़ा था कि यार अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये वाले पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? ये वाले पूरे एक्सप्रेशन की बेटा मिनिमम वैल्यू होती है 2ab। अभी अभी आप पढ़ के आए। तो इसका मतलब क्या है कि यार ये पूरा जो लिखा है ये क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है इस केस में बेटा y की मिनिमम वैल्यू क्या आ जा रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, y मिनिमम आ जा रहा है बच्चों हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए मैं आपको सवाल करवाता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 64। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये सवाल है, y इज इक्वल टू 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 64। तो आप अभी अभी पढ़ के आए हैं कि जब a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? इसकी मिनिमम वैल्यू होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर आएगी इसी तरीके से। और ये माइनस 64 तो कांस्टेंट है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ आ गया 8 का स्क्वायर, ये भी 64, ये भी 64। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 0। आप अगर चाहें तो आप इसका ग्राफ अगेन इस एक्सप्रेशन का भी बेटा आप ग्राफ डेस्मॉस में प्लॉट करके देख लीजिए, आपको ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। अगर आप लोग डेस्मॉस में बेटा प्लॉट करके देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, और आप अच्छे से ये सब प्लॉट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगला सवाल बेटा अपन अपना नोट करते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट करते हैं। इजी से बेटा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। रेंज के सवाल आसान से, रेंज के बेटा सवाल क्लास 12th में भी आपको करने ही है, लेकिन क्योंकि ये वाला टॉपिक आप 11th के लेवल पे समझ सकते हैं इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार ग्राफ के अच्छे सवाल बनते हैं रेंज के साथ मिक्स होके, इसलिए आपको ये टॉपिक्स आए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है ऑफ द एक्सप्रेशन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कि 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब बेटा ध्यान से आप समझने की इसमें कोशिश करिए कि यार ये साइन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, पढ़ के आया हूँ मैंने अभी अभी देखा था कि जब रेसिप्रोकल में चीज़ें लिखी होती हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए मैं 4 साइन स्क्वायर एक्स में से 2 साइन एक्स उठा सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स में से मैं कोसेक एक्स उठा सकता हूँ और बीच में माइनस साइन लगा के दोनों का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। ये पूरी चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। जब बेटा मैं इसे एक्सपैंड करूँगा तो देखो क्या आएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस 2a भी करोगे तो -4 साइन एक्स और कोसेक एक्स कटेगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 4 आ जाएगी, है ना। आसान से सवाल। अब अगर अलग से बेटा इसके आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अलग से अगर आप देखेंगे तो आपको इनके फॉर्मूले बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली बच्चों चीज़ों को समझ सकते हैं, आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल बेटा अपन और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक और करते हैं। चीज़ें अगर आपको क्लियर हो रही हैं बेटा बढ़िया से, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा
कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ तक पहुँचा है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अच्छे खासे बेटा लेक्चर्स डेडिकेट किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ऑलमोस्ट मैंने 24-25 लेक्चर प्लान किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और बहुत अपन ने इसमें टाइम दिया है। तो ज़रूर आप बेटा मुझे बताइएगा आपको इसमें कैसा आ रहा है समझ में। नेक्स्ट हमारे पास है y की बेटा आपको वैल्यू बतानी है। अगर y एक एक्सप्रेशन है 8 sec स्क्वायर x प्लस 18 cos स्क्वायर x, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जा सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपसे बेटा ये सवाल पूछा जा रहा है। अगेन इसमें भी आपको बेटा देखो क्या दिखाई दे रहा है, आप इसमें देख पा रहे हैं ध्यान से कि यार इस 8 sec स्क्वायर x को और ये 18 cos स्क्वायर x को देखो, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 8 को क्या मैं √8 sec x बोल सकता हूँ, 18 को क्या मैं √18 cos x बोल सकता हूँ, और इसका अगर मैं माइनस करके होल स्क्वायर करूँ तो क्या ये पूरी चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए? अगर ये बेटा पूरी की पूरी चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो आप यहाँ से सोच कर देखिए कि क्या हम ऐसा इसमें बोल सकते हैं कि यार अगर ये पूरी चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपके पास आ जाएगा एक्सपैंड करने पर 8 sec स्क्वायर x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 2 √8 sec x cos x कटेगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा आपके पास आ जाएगा 8 sec स्क्वायर x प्लस 18 cos स्क्वायर x, अच्छा माइनस 2 इंटू, या इसको ऐसा लिख लो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इस पूरे को उधर ले जाओ तो 2 इंटू √8 को बेटा आप लिख सकते हैं 2√2, और √18 को बच्चों आप लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, और √2 और √2, ये बेटा पूरा का पूरा लिखा हुआ है 24। मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है 8 sec स्क्वायर x प्लस 18 cos स्क्वायर x, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी बच्चों 24। इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24। इसमें एक इसमें बढ़िया चीज़ और बनती है, जैसे पिछले वाले सवाल में भी आप इसको करके देखिएगा, मैं आपको इस सवाल के लिए भी बताता हूँ। हम कई बार लिख देते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर जो है दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन कई बार अच्छे सवालों में हमको ये भी चेक करना पड़ता है कि कैन इट इक्वल टू 0, कैन इट बी इक्वल टू 0, हमको ये भी चेक करना पड़ता है कि कैन इट बी इक्वल टू 0, क्या ये 0 के बराबर हो भी सकता है या नहीं। तो आप ज़रा सोच कर देखिए, अगर इसको 0 के बराबर आपको करना हो तो √8 sec x को √18 cos x के बराबर होना पड़ेगा। √8 को आप लिख सकते हैं 2√2, √18 को आप लिख सकते हैं 3√2, √2 से √2 कटेगा, ये sec x को आप 1 cos x लिखो और उधर ले जाओ, तो यहाँ पे आगे आपके पास आ गया cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये 2 है और बाई 3। हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि cos स्क्वायर x की वैल्यू 2/3 के बराबर हो सकती है। कोई बहुत ही जो बढ़िया तरीके के बेटा सवाल होते हैं ना, बहुत ही जो अच्छे तरीके के सवाल होते हैं, वो अच्छे तरीके के सवाल में आपसे इस तरीके का सवाल आएगा कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच सेटिस्फाइज, या जिसकी मिनिमम वैल्यू से वो बड़ा हो। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कुछ इस तरीके का जो सवाल होता है, जिसमें कई बार इनइक्वालिटी ऐसी आ सकती है, ऐसा वाला भी मैं आपको सवाल करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो आप सेफली इसको कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। ये बिल्कुल इसके बराबर भी हो सकता है, जो मैंने इक्वालिटी लगाई है बस मैंने वो यहाँ पर चेक किया है कि क्या इक्वालिटी यहाँ पर हम लगा सकते भी थे कि नहीं लगा सकते थे। तो हम देख सक रहे हैं कि जब ये इक्वालिटी होगी तो cos स्क्वायर x की वैल्यू 2/3 आएगी, और cos स्क्वायर x की वैल्यू 2/3 हो सकती है क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है ना, क्योंकि बेटा ये वैल्यू 1 से छोटी है इसलिए बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। एक लास्ट बेटा अपन सवाल और करते हैं आज के लेक्चर का, उसके बाद अभी वाला बेटा अपन लेक्चर अपना एंड करेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं। ठीक है, आई होप कि रेंज वाली चीज़ अब आपको बेटा बढ़िया से क्लियर रहेगी। ठीक है ना, एक लास्ट क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। सवाल हमारे पास बेटा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू sin 3x बाय sin x। आपको इसकी रेंज बतानी है। y इज इक्वल टू sin 3x बाय sin x, आपको इसकी रेंज बतानी है।
एंड ऑफ कोर्स आप ये देख ही सकते हैं कि x कभी भी n पाई के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर x बेटा n पाई के बराबर हुआ तो साइन ऑफ n पाई तो नीचे 0 आ जाएगा, सवाल अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स आप ये बोल सकते हैं कि x इज नॉट n पाई। अब देखो साइन 3x क्या होता है बच्चों, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x अपॉन साइन x वैसे का वैसा ही है। और अगर आपको दिख रहा है कि साइन x 0 नहीं हो सकता, अगर आपको बच्चों दिख रहा है साइन x 0 नहीं हो सकता, मतलब ये सवाल को आप लिख सकते हैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से बच्चों देखो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ताकि तुमको समझ में आए, इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसे टर्म पे लेके जाना है जहाँ से आप उसका रेंज निकाल पाएँ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ से बेटा आप देखो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर x क्या होता है, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर x होता है बच्चों 3 कॉस स्क्वायर x। 3 आप कॉमन लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है कॉस स्क्वायर x। और यहाँ से बेटा अगर आप देखेंगे तो ये माइनस इस साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिख लूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ये आ जाएगा मेरे पास। अगर आपको बेटा इंटरवल्स वाली चीज़ अच्छे से सॉल्व करनी आती है तब तो आप यहीं से आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आए इसलिए मैं ये लिख के निकाल रहा हूँ आंसर। एक ही बात है, एक ही बात है। अब देखिए आपके पास ये अगर एक्सप्रेशन आ गया तो आप बेटा जानते हैं कि कॉस स्क्वायर x जो होता है, कॉस स्क्वायर x जो होता है वो हमेशा ही 1 से तो छोटा होता है। कॉस x अगर 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा। और क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमेशा ही 0 या उससे बड़ा होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। सिंस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ये हमेशा ही 0 या उससे बड़ा होगा। इस सिचुएशन बेटा आप देख सकते हैं कि अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो जो 4 कॉस स्क्वायर x होगा वो हमेशा ही 4 और 0 के बीच में होगा। और अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो -1 हमेशा ही छोटा होगा बच्चों 4 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 से, और ये हमेशा ही छोटा होगा 3 से, क्योंकि आप जैसे ही 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब कि इस एक्सप्रेशन का जो बेटा हमारे पास रेंज आ रहा है, इस एक्सप्रेशन का हमारे पास रेंज क्या आ जा रहा है -1 से लेकर 3 तक, ठीक है। लेकिन इसमें अभी एक गलती है बेटा, इसमें बेटा अभी एक गलती है। क्या गलती है इसमें? गलती ये है कि आप बेटा ये बात को सोचिए, हम फ्लो में ये जो पॉइंट लिखते हैं, हम फ्लो में बेटा ये जो पॉइंट लिखते हैं, आपने देखिए क्या बोला है, आपने बोला है कि x जो है वो n पाई के बराबर नहीं होगा। आपने ये बोला है कि x जो है वो n पाई के बराबर नहीं होगा। जरा एक बार आप cos x का ग्राफ बनाओ। अगर आप cos x का बच्चों ग्राफ बनाओगे तो देखो cos इसमें π/2 पे 0 हो रहा है, पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है -1 हो रही है। ध्यान से देखिएगा जो मैं पॉइंट डार्क कर रहा हूँ, 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, पाई पे इसकी वैल्यू -1 है, 2 पाई पे इसकी वैल्यू 1 है, 3 पाई पे इसकी वैल्यू -1 है। मतलब आप ये बात समझ रहे हो कि अगर x इज नॉट इक्वल टू n पाई, अगर x कभी भी अगर n पाई के बराबर है ही नहीं, इसका मतलब cos स्क्वायर x कभी भी 1 नहीं हो पाएगा। cos स्क्वायर x हमेशा ही 1 से छोटा होगा। इसको बेटा 1 होने के लिए, इसको 1 होने के लिए cos x को या 1 या -1 होना था, क्योंकि अगर cos x 1 या -1 होता तो उसका होल स्क्वायर 1 हो जाता। लेकिन क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि यार x तो n पाई है ही नहीं, x अगर n पाई हुआ तो ये सवाल ही अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि साइन ये नीचे 0 आ जाएगा। तो अगर मैंने बोला है कि x n पाई नहीं है, इसका मतलब क्या है, इफ x इज नॉट n पाई तो ये वाले सारे पॉइंट्स मेरे पास ग्राफ में होंगे ही नहीं। मतलब cos x की वैल्यू कभी भी ना 1 हो पाएगी ना -1 हो पाएगी, जिसका मतलब ये है कि cos स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, वो हमेशा ही 1 से छोटी होगी। विच मीन्स ये हमेशा ही 4 से छोटा होगा, विच मीन्स ये हमेशा ही 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो आपके पास बेटा जो इसका रेंज आ जाएगा दैट विल बी फ्रॉम -1 क्लोज्ड से 3 ओपन। योर रेंज विल बी फ्रॉम -1 क्लोज्ड से लेकर 3 ओपन तक। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें एरर होता है बच्चों से, इसलिए ध्यान रखिएगा इस सवाल का। सो विद दिस बेटा हम आज के लेक्चर के एंड की तरफ आ चुके हैं, एंड आई होप कि आपको आज का लेक्चर बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने पॉजिटिव फीडबैक्स जो भी आपके हों बेटा मुझे ज़रूर आप शेयर करिए कि आपको लेक्चर्स ये वाले सुनने के बाद
ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत कमांड आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक यू।